मूव टू नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आरएनए वर्ड। इस आरएनए वर्ड से हम क्या सीखते हैं? चलो जी, पहले आरएनए पे कुछ बातें हम करेंगे, कुछ अल्फाज आरएनए के, कुछ अल्फाज के जरिए हम आरएनए पे रोशनी डालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आरएनए वर्ड का मतलब क्या है। मैंने आप लोगों को ये कहा है, अगर आप लोगों को सेंट्रल डॉगमा याद है, मैंने कहा डीएनए से बनता है आरएनए। ये आप लोगों को याद है सर, डीएनए की वजह से ही आरएनए बनता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। चलो जी सर, ये याद रखा। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड। उसमें क्या होते हैं? दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड्स उसमें होते हैं। आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब फर्क देखिए, नोटिस आप लोगों को करना है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए में आप लोगों को मैंने कहा था, इसमें नाइट्रोजन बेस अगर आप लोगों को याद रखना है कौन कौन सी इस्तेमाल होती है डीएनए में। नाइट्रोजन बेस, डीएनए में नाइट्रोजन बेस इस्तेमाल होती थी एडिनोसिन, गोनासिन, साइटोसिन एंड थायमिडीन। ये आप लोगों को याद रखना है सर। नाइट्रोजन बेस इस्तेमाल होती थी एडिनोसिन, गोनासिन, साइटोसिन, थायमिडीन। यही तक मैं आप लोगों को यहां से सिखाऊंगा। उसमें ए किसके साथ पेयर करता था? टी के साथ। अगर आप लोगों ने ये बात समझी ना कि ए पेयर करता है टी के साथ, तो आप लोगों को आरएनए आराम से समझ में आएगा। सर ए जो है, ए पेयर होता है टी के साथ, और जो जी है ना गोनासिन, वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर होता है। अब बाकी तो आप खुद ही बताएं। ये सी है, ये किसके साथ पेयर हो जाएगा? जी के साथ। ये टी है, ये किसके साथ पेयर हो जाएगा? ए के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को आरएनए और डीएनए में फर्क समझने के लिए कि ए हमेशा एडिनोसिन ऑलवेज पेयर्स विद द थायमिन, ठीक है, एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद द गोनासिन। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिए। चलो जी, अब आरएनए में अगर हम नाइट्रोजन बेसिस देखेंगे, सर आरएनए में अगर नाइट्रोजन बेसिस की बात आप करोगे, हमें क्या याद रखना है? आरएनए में आपको क्या याद रखना है? इसमें ए हो सकता है एडिनोसिन, इसमें साइटोसिन हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? गोनासिन हो सकता है, लेकिन इसमें यूरासिल होता है, इसमें थायमिडीन नहीं होता है। यही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे थायमिडीन होता है। इन प्लेस ऑफ थायमिडीन आरएनए में यूरासिल होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। सर इसमें भी एडिनोसिन होगा, इसमें भी साइटोसिन होगा, इसमें भी गोनासिन होगा, और इसमें थायमिन के बदले यूरासिल होता है। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट सर। उसके बाद आप हमें क्या समझाना चाहते हो भाई? जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अब पेयरिंग की बात आते हैं, ठीक है। ए किसके साथ पेयर कर होता था? ए हमेशा पेयर होता था थायमिन के साथ। सर नाइट्रोजन बेस जो आरएनए में होती है, उसमें एडिनोसिन किसके साथ पेयर करेगा? भाई उसमें एडिनोसिन पेयर करता है यूरासिल के साथ। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। मे बी आप लोगों के नीट एग्जाम में आपसे मत पूछा जाएगा आरएनए में एडिनोसिन किसके साथ पेयर करता है? सर वो पेयर नहीं करता है थायमिन के साथ, बल्कि वो पेयर करता है यूरासिल के साथ। एंड बाकी सेम है। चलो जी, बाकी बनाते हैं, आप लोग उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सर साइटोसिन पेयर करेगा गोनासिन के साथ, गोनासिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, यूरासिल पेयर करेगा एडेनिन के साथ। चलो जी, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पे समझाता हूं। सर एडेनिन और यूरासिल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी तो आपको पता ही है, जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सर, इसमें नाइट्रोजन बेस तो समझ आया। अच्छा, इसमें सर शुगर कौन इस्तेमाल होता था? इसमें शुगर इस्तेमाल होता था डीऑक्सीराइबोस। ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप यू गाइस रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द डीऑक्सीराइबोस एंड द राइबोस। इसमें सर क्या इस्तेमाल होता है? सर इसमें इस्तेमाल होता है राइबोस। अगर आप लोगों को अब डिफरेंस नहीं पता है, चलो जी डिफरेंस यहाँ पे सीखते हैं। बाय द वे मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझाई है। इसकी फॉर्मूला है C5H10O5। इट इज राइबोस, ये पेंटोस है। एंड इसकी फॉर्मूला है C5H10O4। ये डीऑक्सीराइबोस, ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव? सर ये डेरिवेटिव है पेंटोस शुगर का, ठीक है। बात जो ऑक्सीजनेशन इसकी होती है वो छोड़िए आप यहाँ पे। अच्छा, डिफरेंस क्या होती है इसमें? डिफरेंस मैंने समझाई है। इसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सो ग्रुप नहीं होता है। इसके कार्बन नंबर 2 में रिंग में जो फ्यूरिनोसिल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? वहां पे हाइड्रोक्सो ग्रुप प्रेजेंट होता है। बारह वो छोड़ी, वो अब यहाँ पे उनके साथ उतना डील हमें नहीं करना। बाकी इसमें भी
फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। डिफरेंस जो आप लोगों को खाली यहाँ याद रखने हैं, जो मैं ट्रांसक्रिप्शन में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। वहां पे जब हम आरएनए बनाते हैं, आरएनए बनाते वक्त सर हमें याद रखना है टी के बदले वहां पे यूरासिल आता है। इट वाज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए। उसके बाद सर सवाल आता है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है। ठीक है, आप लोगों को समझ आया कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, नाम से ही बताता है मैं राइबो हूं, मतलब राइबोस मुझ में इस्तेमाल हुआ है शुगर। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आप लोगों को नाइट्रोजन बेस का खास ख्याल रखना है, एडेनिन पेयर होता है यूरासिल के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या सीखना है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इस आरएनए के बारे में, आरएनए वर्ड। सवाल आता है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है। सर क्या पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या कि पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि पहला जेनेटिक मटेरियल जो था वो था आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास था वो कौन था, आरएनए। सर आरएनए क्या एक्ट करता था, ये एक्ट करता था एज अ जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, लेकिन इस आरएनए में एक प्रॉब्लम थी। सर प्रॉब्लम क्या थी, सर ये एक्ट करता था एज अ कैटलिस्ट। सर समझाना क्या चाहते हो भाई, कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो एनहांस करे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एनहांस करता है। आरएनए कुछ केमिकल रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता था, जिसकी वजह से ये बहुत रिएक्टिव होता है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा है, आप लोगों को याद है मैंने कहा है ये केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, और इसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल होना चाहिए। ड्यू टू कैटलिस्ट जिसकी वजह से आरएनए रिएक्टिव होता था, ये स्टेबल नहीं था। तो इस आरएनए खुद में एवोल्यूशन की वजह से इसमें बहुत सारी चेंज आई, और इस आरएनए से डेवलप हुआ डीएनए, जो कि आरएनए के कंपेयर बहुत स्टेबल होता है, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इससे हमें समझ में आता है सर हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए था, राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये कुछ केमिकल रिएक्शंस में एक्ट करता था एज अ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव बनता था। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल वो रिएक्टिव नहीं होता, वो स्टेबल होता है, फिजिकल भी और केमिकल एतबार से उसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से विद पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन होती गई। आरएनए ने खुद में बहुत सारी चीज है और ये कन्वर्ट हो गया डीएनए में, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा नया जेनेटिक मटेरियल है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, डीएनए में एक मैकेनिज्म है रिपेयर। ठीक है, डीएनए एक इसके पास एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये अपने आप में रिपेयरमेंट करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिप्लिकेशन। अब हमें देखना है कि डीएनए रिप्लिकेशन कैसे करता है। चलो जी मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेप्लिकेशन। अब नया टॉपिक जो है डीएनए रिप्लिकेशन। अब हमें डीएनए रिप्लिकेशन समझना है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल तो आप लोगों को याद होगा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। सर वाटसन एंड क्रिक उन्होंने एक फेमस मॉडल दिया था डीएनए का। सर ये डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था डीएनए का। इस डबल हेलिक्स मॉडल को आप लोग, ये डबल हेलिक्स मॉडल है, मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अब तो मैंने आप लोगों को पढ़ा है, दो स्ट्रैंड्स है, उनकी एंटीपोलैरिटी होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या होते हैं, राइट हैंड फैशन में जनाब यानी ये क्या होते हैं, ये ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, वो मैंने बिल्कुल आप लोगों को समझाया है। अब हमें टॉपिक पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन। वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो उन्होंने 1953 में दिया था। उन्होंने उसमें एक पोस्टुलेट कहा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है इस डीएनए से हमें नया डीएनए बनाना है। यही डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है, पुराने डीएनए से नया डीएनए बनाना है। डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है वाटसन एंड क्रिक ने। किसमें, उन्होंने अपने ही मॉडल में एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा है, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा उसके बाद उर्दू में बोलूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, ये बात हमारे जहन से नहीं छूटी है। क्या, दैट स्पेसिफिक पेयरिंग, बात समझिए, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं स्पेसिफिक पेयरिंग। सर स्पेसिफिक पेयरिंग किसे कहते हैं भाई, अभी तो मैंने कहा ना। सर आपने क्या कहा, मैंने अभी कहा ना डीएनए में एक पेयर होता है टी के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, तो और जी किसके साथ पेयर होता है, सी के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, 3। ये मैंने कहा है अभी। ठीक है, उन्होंने ये कहा इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। ठीक है, हमारे जहन से ये बात छूटी नहीं है। ठीक है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। ठीक है, क्या, दैट स्पेसिफिक पेयरिंग। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक पेयरिंग है सजेस्ट अ पॉसिबल मैकेनिज्म। ठीक है, ये स्पेसिफिक पेयरिंग याद रखना, अगर नीट में आया फिर नहीं कहना कि सर आपने नहीं पढ़ाया था।
सजेस्ट अ पॉसिबल मैकेनिज्म, यही सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, एक पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। ठीक है, उन्होंने कहा था सर ये जो पेयरिंग होते हैं स्पेसिफिक पेयरिंग, यही सजेस्ट करता है कि इसमें एक पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता है। ये वाटसन ने और क्रिक ने कहा था। ये स्कीम क्या सजेस्ट करते, अब मैं इसको दूसरे अल्फाजों में आप लोगों के लिए समझाता हूं। देखिए उन्होंने क्या, इसका मतलब ये होता है डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2, बात समझिए। ठीक है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। स्पेसिफिक पेयरिंग पे प्लीज कंसंट्रेट कीजिए। ए हमेशा किसके साथ पेयर हो जाएगा, ठीक है, हम आरएनए नहीं पढ़ रहे भाई, आरएनए में ए पेयर होता है यूरासिल के साथ। आई एम नॉट टीचिंग दिस टाइम आरएनए, मेरा भाई कांसेप्ट है, मैं इस वक्त आप लोगों को पढ़ा रहा हूं डीएनए की रिप्लिकेशन। अब आप लोगों को दिमाग यहां पे रखना है, ठीक है, सो बी कंसंट्रेटेड। ए हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ। अब समझो, बात समझो, ठीक है, मैं क्या समझाना चाहता हूं। सर मैं यहां पे पहले अल्फाज लिखूंगा सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव ये मैंने लिखा। अब मैंने नहीं कहा कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। अब हमें यहां पे क्या सीखना है, अब हमें सीखना है कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करेगा। उनकी स्कीम के एतबार से क्या कहा, मैंने स्कीम कही है स्पेसिफिक पेयरिंग। देखिए उन्होंने क्या कहा, कितने स्ट्रैंड्स है इसमें से 2 कीजिए अलग, ये हो गया रेड वाला 1, किसी को कोई परेशानी नहीं। और ये क्या हो गया ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला दूसरा स्ट्रैंड है। सर उन्होंने कहा कि 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, बात समझ में आई, ठीक है। मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को रेप्लिकेशन उनके एतबार से क्या थी, ठीक है। उसके बाद ये जो पहला स्ट्रैंड है ना, ये एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट, TMPELAT, ये एक्ट क्या करेगा, टेम्पलेट। बात सुनो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। यहां पे अल्फाज आ रहा है टेम्पलेट, ठीक है। अब देखो यहां पे आप लोगों को पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसकी बनी होती है, नाइट्रोजन बेस की बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप की बनी होती है, शुगर की बनी होती है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप को भी छोड़िए, शुगर को भी छोड़िए, ठीक है, पकड़िए नाइट्रोजन बेस को, ठीक है। अच्छा आप लोगों को मैंने अभी कहा, सपोज यहां पे देखिए सर ये ए है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप चलो ये TCGAT, ये इसकी सीक्वेंस है, किसकी सीक्वेंस है, नाइट्रोजन बेसिस की। मतलब इस स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन बेसिस ऐसे है। अब सुनो टेम्पलेट किसे कहते हैं। सर उन्होंने कहा, वाटसन और क्रिक साहब ने कहा कि ये सेपरेट हो गए सेपरेट, कोई मसला नहीं सर, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। हाँ भाई हमें समझ में आया कि ये सेपरेट हो गया। उसके बाद सर ये एक्ट करेगा सर टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट किसे कहते हैं, टेम्पलेट का मतलब है ये जो यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा, ये यहाँ पे क्या बनेगा, नया स्ट्रैंड, ब्लू वाला नया स्ट्रैंड बना। ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना ब्लू वाला, ये है न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड। अब सुनो यहाँ पे सर, ये जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा ये इसके एतबार से बनेगा। सर कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे ए है ना, ए के अपोजिट में क्या आएगा, अभी मैंने कहा ए हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ, तो यहाँ पे सर टी आएगा। बात समझ में, नया स्ट्रैंड जो बनेगा ना उसके ए के अपोजिट क्या आएगा, टी। अच्छा ये टी है, टी के अपोजिट क्या आएगा, ए। ये सी है, सी के अपोजिट क्या आएगा, जी। ये जी है पुराने स्ट्रैंड में, इसमें क्या आएगा, सी। ए के अपोजिट क्या आएगा, टी। टी के अपोजिट क्या आएगा, सी। टेम्पलेट का मतलब होता है ये वो स्ट्रैंड करता है, ये वो स्ट्रैंड होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि नए स्ट्रैंड को कैसे बनना है। वही मैं समझाना चाहता हूं। सर उन्होंने कहा था कि 2 स्ट्रैंड पहले क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड था, ये नया, ये ब्लैक वाला दूसरा स्ट्रैंड था। उसके बाद ये जो रेड कलर का स्ट्रैंड, ये एक्ट करेगा टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है ये इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करेगा कि नया स्ट्रैंड आपको कैसे बनाना है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, उन्होंने कहा था ना सर स्पेसिफिक पेयरिंग। देखो ए हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ। इसका मतलब ये खुद ही कह रहा है, ठीक है, कि जनाब ये आप यहाँ पे देखो ए, तो यहाँ क्या आएगा, टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या आएगा, ए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या आएगा, जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी। इट मींस इट इज कोडिंग इट, ये इसको कह रहा है यही से जनाब आप यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना है, ठीक है, दिस रेड कलर इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। और ये जो नया स्ट्रैंड बनता है ये इसके एतबार से बनता है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी। और आपको एंड का होता पता ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड में ये कहूंगा अगर ये 5 है तो ये 3 है, और ये जो नया बनेगा ब्लू वाला उसको यहाँ पे 3 पे फॉस्फेट होगा, ऑब्वियसली
जब 3 पे हाइड्रोक्सिल होगा, 5 पे फॉस्फेट होगा, हो गए। अब इसका ब्लैक वाला, अब अगर आप लोग दिमाग लगाओगे, जरा मुझे इसकी कोडिंग बताइए, कीजिए दिमाग इस्तेमाल कीजिए आप लोग, ठीक है, अक्ल लगाओ, अक्ल मैं कहना चाहता हूँ ना, देखो स्पेसिफिक ट्रेनिंग लगाओ, दिमाग सोचो मैं क्या कहना, मैं इसको कह रहा हूँ इसकी कोडिंग बताइए। सर ये तो खाली है, ये तो आपने खुद ही लिखा, हमें क्या पता है इसकी कोडिंग क्या है। अरे भाई मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये किसका स्ट्रैंड है, ये ब्लैक वाला, ये है ना इस रेड वाले का, रेड वाले का है ना कॉम्प्लीमेंट्री। अक्ल लगाओ, इसको क्या था रेड वाले को, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे टी होगा, उसको यहाँ पे था टी, तो यहाँ पे ए होगा, उसको यहाँ पे था सी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे था जी, यहाँ पे क्या होगा सी, यहाँ पे था ए, यहाँ पे क्या था टी, यहाँ पे था टी, यहाँ पे क्या था ए। अब आप लोगों को क्यों परेशान होना है, इसलिए कहा ना स्पेसिफिक, ये आसान पॉइंट नहीं, ये सुनने में आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है भाई, इसको समझो कि स्पेसिफिक वेरिएबल किसे कहते हैं। सर ई ए जी सी टी ए, ये किसके एतबार से आपने ढूंढा, सर क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था, कॉम्प्लीमेंट्री इसके अपोजिट था, ठीक है, बात समझ में आई। अब बताओ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये अब जो है ना, ये दूसरा स्ट्रैंड ये भी एक्ट करेगा एज क्या, टेम्पलेट। अब समझ में आई बात, अब ये एक्ट करेगा एज टेम्पलेट। अब किसको बनना है, मैं यहां से ग्रीन कलर से वो बनाऊंगा, इसका मतलब ये जो ग्रीन कलर का है ये नया स्ट्रैंड है, ग्रीन कलर का स्ट्रैंड क्या है, नया। अब दिमाग लगाओ, ठीक है सर, टी के बदले क्या आएगा, अच्छा यहां पे लिखूंगा मैं पहले, ये जो ब्लैक वाला है ये एक्ट करेगा एज टेम्पलेट, ये क्या करेगा एज टेम्पलेट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, बनाए किससे रोका आपको, टी के बदले, शाबाश बोलो जल्दी, टी के बदले क्या आएगा भाई, ए आएगा ना, शाबाश। ए के बदले क्या आएगा, ए किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ। जी किसके साथ पेयर करेगा, सी के साथ। सी जी के साथ, टी ए के साथ, ए टी के साथ। अब कितने डीएनए बने, 2। हमारे पास अब कितने डीएनए हैं, एक से कितने बने सर, एक से 2 बने। क्या डीएनए रेप्लिकेट किया, हाँ सर रेप्लिकेट किया। अरे भाई अब अक्ल लड़ाओ ना, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा सर, ये जो नए डीएनए बने ना, 2 डीएनए नए बने, ठीक है, आप नोटिस कीजिए उसमें से एक स्ट्रैंड पैरेंटल है रेड वाला है पैरेंटल, तो और एक नया बना, इसका मतलब आधा पेरेंट का है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, एक स्ट्रैंड नया बना, है ना, सेमी कंजर्वेटिव। बात सुनो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सेमी आधा कंजर्व हो गया, एक स्ट्रैंड तो कंजर्व हो ना भाई। अच्छा इसमें देखो, इसमें भी एक स्ट्रैंड किसका है, पेरेंट का, नया स्ट्रैंड बना है ना, सेमी कंजर्वेटिव। तो उन्होंने कहा इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, भाई सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कॉन्सेप्ट, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये जो नया डीएनए बनेगा ना, डीएनए नया डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, ये एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। उसके बाद ये कोड करेंगे, ठीक है, नया जो डीएनए बनेगा ना, ठीक है, वो उसके एतबार से बनेगा। ये जो नए 2 डीएनए बने ना, उसमें एक पैरेंट का सेगमेंट, एक चेन पैरेंट की होगी, दूसरा नया बनेगा। अच्छा इसमें भी एक पैरेंट की होगी, दूसरा नया बनेगा। इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमें सीखना है इसका प्रूफ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जो हमने अभी तक जितना भी हमने सीखा, अब हमें सीखना है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। 2 साइंटिस्ट थे, नाम लिखते हैं उनका, एक आप लोगों के मैथ्यू साहब थे, मैथ्यू, और दूसरा था फ्रैंकलिन, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मैथ्यू साहब और फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, ई कॉलाई, ठीक है। प्लीज आप लोग यहाँ पे ई कॉलाई का नाम याद रखोगे, इस्चेरिचिया कॉलाई, ठीक है, ई कॉलाई इसको कहते हैं। मैं पहले ही बताता हूँ ई कॉलाई, ठीक है। देखिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट को आसान और क्लियर बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। ये जो रेड वाला है ना, ये ई कॉलाई है। अब बात है यहाँ तक, ठीक है। ये ई कॉलाई हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करेगी। कितने टाइम के बाद डिवाइड करेगी, अब खुद ही बोलो सर, इस चिरेचक कॉलाई, ठीक है, हर 20 मिनट के बाद क्या करेगी, डिवाइड का मतलब ये 2 सेल्स बनाएगी ना, 2 सेल्स, समझ में आया यहाँ तक। अब इस 2 सेल बनाने में राज छुपा है। अभी तो हमने पढ़ा ना, एक डीएनए से कितना डीएनए बनते हैं, 2 बनते हैं कि नहीं, बात समझो ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अभी तो पढ़ा है मैंने ना आप लोगों को,
एक डीएनए से दो डीएनए, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में कह रहा है कि ई कॉलाई हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करे। इसका मतलब सर उसके पास जो डीएनए है ना, ये है ना 2 स्ट्रैंड्स, एक डीएनए से कितने बनेंगे 2, तो सर एक स्ट्रैंड नहीं जाएगा इसके पास, एक जाएगा इसके पास, ये है ना, और ये नया बनेगा, ये नया बनेगा। बात समझ में आई कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या देना चाहता है। एक कॉलाई हर 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, इनडायरेक्टली आपको यही कह रहा है कि भाई डीएनए हर 20 मिनट के बाद रेप्लिकेट करेगा। बात समझ में आई, मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को। मैथ्यू और फ्रैंकलिन ने ई कॉलाई पे यही एक्सपेरिमेंट किया। अब थोड़ा इनडायरेक्टली सोचते, अच्छा सर डीएनए सोचिए अब इस डीएनए के बारे में, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि और एक्सप्लेन करो, ठीक है। चलो जी, अब डीएनए पे बात करते हैं। सर फिर से डीएनए कितने चीजों का बना हुआ है? सर डीएनए इज मेड अप ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सर इट इज हैव नाइट्रोजन बेस। रुको भाई, लिखते हैं, लिखो नाइट्रोजन बेस। लिखा आप लोगों ने नाइट्रोजन बेस? चलो जी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार बनाऊंगा, मतलब मुझे जो काम करना है नाइट्रोजन बेस के साथ मुझे काम करना है। नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप, वो नहीं लिखूंगा। चलो जी लिखते हैं। चलो जी, आप लोग कहाँ मानते हो? फॉस्फेट ग्रुप एंड द थर्ड वन इज पेंटोस शुगर। अब लड़ाई है दिमाग। सर नाइट्रोजन बेस, प्यूरीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिडीन, क्या करना मुझे उनके साथ? मैंने नाइट्रोजन बेस कहा है। सर आपको पता है? हाँ भाई बोलो। नाइट्रोजन बेस मतलब उस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सर नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स है, एक आइसोटोप 15 है, दूसरा आइसोटोप 14 है। सर ये हम बायो पढ़ रहे हैं, बायो में आपने केमिस्ट्री कहां से लाया? आइसोटोप। सर आइसोटोप किसे कहते हैं? थोड़ा रुकेंगे, इस पे गौर करेंगे, इसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के कितने आइसोटोप है? सर एक 15 है, दूसरा 14 है। 15 हेवी होता है। आइसोटोप की डेफिनेशन पता है? जरा बोले। चलो जी मैं ही बताता हूँ। आइसोटोप का मतलब होता है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका मास नंबर 15 है, तो ये हेवी है एज कंपेयर टू 14। यहां पे लिखूंगा मैं 15 क्या है सर? 15 हेवी है, ये भारी है। किससे भारी है? 14 से। अब बात समझ में आई, ठीक है। 15 इज हेवी देन एज कंपेयर टू द 14। आइसोटोप यहां पे मैंने आप लोगों को समझाया। अच्छा एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट हो सेंट्रिफिकेशन। यहां पे लिखूंगा फ्यूगेशन, ठीक है। अब सेंट्रिफ्यूगेशन लिखते हैं, यहां बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए उन्होंने क्या किया, क्या काम किया। अब दिमाग लगाओ यहां पे। चलो जी यहां पे समझाते हैं। उन्होंने एक मीडियम लाया, ये मीडियम है, कोई मसला है? चलो जी, उस पे उन्होंने रखा N15, मतलब कौन सा नाइट्रोजन उन्होंने रखा? उन्होंने आइसोटोप 15 वाला नाइट्रोजन इस पे रखा। किसमें? मीडियम में। उसके बाद ई कॉलाई को लाया, यह है ई कॉलाई। ई कॉलाई हर 20 मिनट के बाद क्या करेगी? डिवाइड। 20 मिनट के बाद डिवाइड करने का मतलब है उसको डीएनए को रेप्लिकेट करना है। अगर किसी चीज को बनाना है, मटेरियल तो होना चाहिए ना। अब तो लड़ाएंगे सर, हाँ मटेरियल होना चाहिए ना। अगर किसी को मकान बनाना है, जब तक तो ब्रिक्स नहीं होगी मटेरियल, मकान कहां से बनेगा भाई? सर हमने ई कॉलाई को इस मीडियम में रखा, जिस मीडियम में हमने क्या रखा? N15 मतलब नाइट्रोजन आइसोटोप 15 वाला, ठीक है। अब सर उसको कहा कीजिए डिवाइड जितने करने हैं। अब 1 घंटे के लिए 2 घंटे, चलो जी दिन भर उसको रखिए, ठीक है। अब जो हमें मिलेंगे ना, अब अक्ल लड़ाओ, हमें जो ई कॉलाई मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? ई कॉलाई। उसके पास क्या होगा सर? वो जो ई कॉलाई है ना, उसके पास जो डीएनए होगा ना, या जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होंगे, उनमें कौन सा नाइट्रोजन होगा? उनमें N15 का नाइट्रोजन होगा। बात समझ में आप लोगों को नहीं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ? सर आपने ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे मीडियम में रखा है N15 में, उसके बाद आपने इसको कहा कीजिए डिवाइड। चलो जी डिवाइड कर रहा है सर, उसका आपको पता है इसको डीएनए को रेप्लिकेट करना है। चलो जी डीएनए को रेप्लिकेट करना है, ठीक है। 1 सेल से 2 सेल तो बनाएगी ना,
बनाने के लिए तो मटेरियल चाहिए ना, लेकिन इसको कौन सा नाइट्रोजन आप प्रोवाइड करो 15, आप इसको नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं प्रोवाइड करो, आप इसको नाइट्रोजन 14 प्रोवाइड नहीं करे हो। अब आप आए, आपने जो देखे ना जो सेल्स होंगे, ठीक है, आप लोग आए, चलो 2-4 दिनों के बाद आप आए, ठीक है, आपने देखा वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे ना, उनके पास कौन सा नाइट्रोजन होगा, उनके पास कौन सा डीएनए होगा, उनके पास वो डीएनए होगा जिसमें कौन सा नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन 15। अब बात समझ में आप लोगों को, चलो यहाँ पर क्लियर है, आगे बढ़ो, चलो जी। अब इसको मैं, तो जी इतना पहले रब करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को क्या करना है, इसको रब करेंगे नेचुरल इक्वल को। अब समझिए, तो ये है इक्वल है, ये कौन सी है, इक्वल है, इसके पास डीएनए है, इसके पास क्या है डीएनए, ठीक। ये जो डीएनए है इसमें कौन सा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15। चलो अब आपने इसको क्या काम किया, आपने इसको एक मीडियम में रखा, आपने इसको क्या रखा, अब एक मीडियम पे, आसान सा कॉन्सेप्ट है। उस मीडियम में अब आप लोगों ने रखा नाइट्रोजन वाला 14, कौन रखा अब आप लोगों ने, आइसोटोप नाइट्रोजन 14 लाइट होता है, 15 क्या होता है, हेवी। अब आप लोगों को अकल लगानी है, सर आफ्टर 20 मिनट्स इसको डिवाइड करना है, आफ्टर 20 मिनट्स इसको क्या करना है, डिवाइड। अब देखिए डिवाइड कैसे करेगी, ये बनाएगी 2 सेल्स, ये क्या बनाएगी, 2 सेल्स है, यहां तक इसको स्वाभाविक है। अब सर एक स्ट्रैंड इसमें जाएगा, एक स्ट्रैंड इसमें जाएगा, बिलो वाला कौन सा स्ट्रैंड है जिसमें कौन सा नाइट्रोजन है, जिसमें आइसोटोप 15 वाला नाइट्रोजन है। यहां तो कोई सवाल, श्योर आगे बढ़ूं, अगर है मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर ये जो है, ये 2 सेल्स है, इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, ठीक है। सर ये जो 2 सेल्स है, इसको क्या मिला, एक स्ट्रैंड, इसको एक, सेमी कंजर्वेटिव नेचर याद रखना, ठीक है। अब इसको नया स्ट्रैंड बनाना है, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन ये किस मीडियम में ग्रो कर रहा है, ये उस मीडियम में ग्रो कर रहा है जिसमें नाइट्रोजन 14 है। अब जब आप लोग है ना इसमें काम करोगे, इसमें जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा ना, वो किसका बना होगा, वो बना होगा नाइट्रोजन 14 कंपाउंड का, ठीक है, वो नाइट्रोजन 14 का बना हुआ होगा। बात सुनो यहाँ पे, आफ्टर 20 मिनट जब ये डिवाइड करेंगे ना सर, इसमें जो क्या होगा काम, इसमें काम होगा, इसमें एक स्ट्रैंड होगा इसका N15 का, दूसरा स्ट्रैंड होगा लेकिन वो बना होगा N14 का, क्योंकि हमने इसको ग्रो किया है किसमें, N14 मीडियम में। अब आप लोग मुझसे पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये इसमें, अब सुनो यहाँ पे, अब मैं यहाँ तक आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते कि क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे, मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन कहा, सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है एट अ पॉइंट, ठीक है, आप किसी चीज को गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, जैसे कि लैब में होता है, किसी चीज को गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। बहरहाल उसको छोड़िए, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है जो हेवी चीज होती है, हेवी, वो कहां पे जमा हो जाएगी सर, वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगी, और जो लाइट होगी, लाइट वाली कहां कलेक्ट हो जाएगी, ऊपर। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया देन इट्स गुड, आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी समझ में आया। सर सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, अगर आप लोग जनरली किसी चीज को डालोगे, जो हेवी चीज होगी वो बॉटम पे कलेक्ट होगी, जो लाइट चीज होगी वो ऊपर कलेक्ट होगी। सिंपल सी मिसाल देता हूँ, पानी लाए, ठीक है, मड वाला वाटर लाए, ठीक है, उसके बाद जनरली उसको ऐसे रखिए कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के बाद आप देखोगे जो मड है वो हेवी है, वो कहाँ सेटल हो जाएगी, नीचे, ऊपर क्या रहेगा, पानी जो कि लाइट होता है। यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग सोचेंगे हाँ सर हमें समझ आया, क्या आप लोगों को समझ आया, सर हमें समझ आया कि नाइट्रोजन N15 ये हेवी है, नाइट्रोजन N14 ये क्या है, ये लाइट है, बात समझ में। हम सर देखो यहाँ पे देखो, अगर हम काम करेंगे, ये जो N15 है ना, हमें इस सेल से मैंने निकाला इसका डीएनए, इसका डीएनए मैंने निकाला, इसका डीएनए किसका बना हुआ है, नाइट्रोजन नंबर 15 का, ठीक है, 15 आइसोटोप है ना नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद मैंने उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, अब ये बॉटम है, आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा, ये बॉटम है। सेंट्रीफ्यूगेशन किससे करते हैं, सीजियम क्लोराइड, अब नाम याद रखना, फिर नहीं कहना कि सर ने नहीं पढ़ा, सर ने पढ़ाया, सीजियम क्लोराइड के जरिए हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब कैसे, वो छोड़ो, लैब का प्रोसेस है,
अगर मैं इस सेल की सेंट्रिफिकेशन करूंगा, आप मुझे बोलो बॉटम पे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें डीएनए जो है, मैंने डीएनए इसका एक्सट्रैक्ट किया, वो खाली बना है नाइट्रोजन का, ठीक है, N15 का, ठीक है। इसमें मुझे जो डीएनए मिलेगा वो मुझे यहां पे मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। अब इस सेल से आप निकालिए, इस सेल के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट करेंगे सर, इस सेल के बारे में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो जी, इस सेल का डीएनए निकालिए, ठीक है। अब देखिए, अगर वो खाली प्योर N15 का बना होता तो आप लोगों को वो यहां मिलता, बॉटम पे मिलता कि नहीं? अगर वो N14 लाइट है तो N14 आपको यहां पे मिलता ना। लेकिन आपको खुद ही बताओ, ये जो डीएनए है इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, दैट इज 15 वाला, एक स्ट्रैंड इसे नया बनाया है, नया इसे किससे बनाया है? 14 से। ये जो डीएनए आपको, जब आप इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करोगे ना सेंट्रिफिकेशन से, आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा, मतलब ये इसके और इसके बीच में होगा। अक्ल लगाओ क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड N15 का है और दूसरा स्ट्रैंड वो 14 का बना हुआ है। ये जो स्ट्रैंड है ना, इसको हम हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड, या इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये N14 और N15 के बीच में आता है, हाइब्रिड, ठीक है, या इंटरमीडिएट, ठीक है, हाइब्रिड और इंटरमीडिएट। अब बात समझ में, यही एक्सपेरिमेंट अगर हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ, इसमें कहां आएगा ये बीच में आएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम इसको बोलेंगे, चलो जी ओवर डिवाइड आप कीजिए। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट सुनना है। अगर हम इसको ओवर डिवाइड करने देंगे, ठीक है, ये किस मीडियम में है? जिसमें N14 है, जिसमें क्या है N14, क्योंकि N15 हमने निकाला है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, मैं यहां पे बना रहा हूं। अब ये जो दो सेल्स बनेंगी, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है। एक इसमें जाएगा, इसमें क्या गया? रेड वाला, मतलब 14। इसमें कौन सा जाएगा? ब्लू वाला। आप लोगों को खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसको स्ट्रैंड बनाना है, नया स्ट्रैंड। ये किसका बनाएगा? 14 का। 14 तो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये भी क्या बनाएगी? 14 का। बात समझ में? अच्छा, अब देखो यहां पे, इसके भी दो सेल्स बनाते हैं। चलो जी, तो पहला मैंने 20 मिनट्स के बाद कलेक्ट किया था, अब मैं करूंगा 40 मिनट्स के बाद कलेक्ट। देखो यहां पे, इसको एक मिलेगा, इसको 15 वाला मिलेगा, ठीक है। अब नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो 14 का भी बनेगा, 14 का भी बनेगा। अब इनसे जेनेटिक मटेरियल आप लोग लीजिए। ये जो आफ्टर 40 मिनट्स है ना, इनसे आप जेनेटिक मटेरियल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। मैं एक ट्यूब बनाता हूं आपको, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो N14 है, ये तो लाइट है ना, N14 मैं यहां लिखूंगा। ये वाला रीजन N14 जो कि ऊपर है, ये वाला रीजन क्या है? N15, ये इंटरमीडिएट है। एक तो मुझे N14 पे डेंसिटी मिलेगी कि नहीं? क्योंकि अलग N14 है, N14 अलग है, इनकी डेंसिटी मुझे यहाँ पे मिलेगी जब मैं इनके साथ सीजम क्लोराइड से इनकी सेंट्रिफिकेशन करूंगा। और मुझे इंटरमीडिएट जो है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। इंटरमीडिएट कहाँ पे मुझे मिलेगा? सर इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है, इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिवली। अब सर नॉट हमें पता है सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है जब डीएनए को रेप्लिकेट करेगा वो एक स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड्स को अलग करेगा, हर एक स्ट्रैंड एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट, उसके बाद जनाब नया स्ट्रैंड उसके एतबार से बनेगा। मतलब एक स्ट्रैंड ये लेगा, एक स्ट्रैंड ये लेगा, ठीक है। इसमें एक पैरेंट का होगा, दूसरा नया खुद बनाएगा, इसमें एक स्ट्रैंड पैरेंट का होगा, दूसरा खुद नया बनाएगा। इट इज होल एक्सपेरिमेंट जो किस पे बेस्ड है? जो सेंट्रिफिकेशन पे बेस्ड है। सेंट्रिफिकेशन में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। इट वाज ऑल अबाउट। थैंक यू।